हेलो एवरीबॉडी, आई एम नेहा। वेलकम टू आस्क जुरिस। आज हम डील करने वाले हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 पर। तो जो ये एक्ट है ये क्या कहता है? ये बताता है इंडिसेंसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। वुमेन के खिलाफ जो इंडिसेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये जो वुमेन से रिलेटेड जो है ऑप्शनिटी से रिलेटेड, ये आईपीसी में भी प्रोविज़न है 292, 293 एंड 294 में। तो फिर इस एक्ट को बनाने की क्या नीड पड़ी? तो इस एक्ट को इसलिए बनाया क्योंकि जो भी केसेस हो रहे थे वो बहुत मैक्सिमम हो रहे थे। जो लेडीज़ के अगेंस्ट जो केस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे 292, 293, 294 में ऑप्शनिटी में। तो उन सबको प्रोहिबिट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जिसका नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम, बहुत छोटा सा एक्ट है, सिर्फ 10 सेक्शन इसमें है। बहुत इजीली आप इसको याद कर लोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस में तो कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन प्री में तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आए, लेकिन मेंस में आपको कंफर्म एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। छोटा सा एक्ट है बहुत। तो इसका स्ट्रक्चर में है, एनफोर्समेंट डेट है इसकी 2 अक्टूबर 1987। एसेंट मिली थी इसको 23 दिसंबर 1986। ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है वैसे एसेंट, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद होनी चाहिए। आरजीएस में नया एक्ट जुड़ा है तो हो सकता है पूछ भी लें ये। आजकल वैसे भी हाई कोर्ट कैसा भी पेपर बनाने लग गई है, कुछ भी पूछने लगी है, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, सारा आपको पढ़ना ही है। तो एसेंट पढ़ने में भी क्या प्रॉब्लम है, एक एसेंट पढ़ लो 23 दिसंबर 1986। चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ 10 सेक्शन है इसमें। इसका ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्ट क्यों बनाया गया था। जो इंडिसेंसी होती है वुमेन के लिए उन सबको प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट बनाया गया, जबकि आईपीसी में ऑप्शनिटी से रिलेटेड ऑलरेडी प्रोविजंस हैं जो कि हैं 292, 293 एंड 294 में। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, पब्लिकेशंस के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, पेंटिंग, फिगर और कोई भी मैनर जिसमें इंडिसेंसी हो रही हो। नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन 1। सेक्शन 1 अपना वही होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो जो शॉर्ट टाइटल है उसमें वही एक्ट का नाम क्या है? द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। एक्सटेंट होल इंडिया पर है। पहले ये था कि जम्मू कश्मीर पर नहीं था ये एप्लीकेबल, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है क्योंकि अब 370 कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है, तो होल ऑफ इंडिया पर यह एप्लीकेबल होगा। कमेंसमेंट आपको आगे मैं बता ही चुकी हूँ। सेक्शन 2 है डेफिनेशंस क्लॉज। अक्सर सभी एक्ट्स में जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सेक्शन 2 ही होता है। तो इसकी फर्स्ट जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन का, किसी के भी द्वारा, लाइट के द्वारा, साउंड के द्वारा, गैस के द्वारा या स्मोक के द्वारा, वो सब एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी सैंपल हो या सैंपल के अलावा और कोई भी चीज़ जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीली हो चाहे वो पेडली हो, सब डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होगा। सी है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस क्लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यही है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्ट का नाम ही इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है? डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन। किसी भी तरह से वुमेन का चित्रण करना, डिपिक्शन को चित्रण बोलते हैं, किसी भी तरह उसका चित्रण करना। हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट इन सच अ वे जो कि उसकी इनडिसेंसी को इफ़ेक्ट करे। किसी भी तरह से उसके लिए, वुमेन के लिए किसी भी तरह से फिगर आउट करना उसको जो उसको इनडिसेंसी में आए, वो सब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होगा। जो कि डेरोगेटरी हो, डेनिग्रेटिंग हो,
और लाइकली टू डिप्रेव हो, करप्ट हो और इंज्योर हो, जो कि उसकी पब्लिक मॉरलिटी है, जो उसके पब्लिक मॉरल्स हैं, उनको डिप्रेव करे, करप्ट करे या उसको इंजरी हो। ये सब इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में आएंगे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड जो केस हैं वो आपको मैंने दे रखे हैं। जो 2 केस हैं, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें एक टेनिस प्लेयर था जिसकी अपने फियांसी के साथ एक न्यूड फ़ोटो पब्लिश हुई थी, और वही फ़ोटो कोलकाता में एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसमें वो पब्लिश हुआ था। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने बोला कि ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं बताया, उसने इसको लाइबल हेल्ड नहीं किया। इसी तरह से एक केरला हाई कोर्ट का केस था, एंटनी डोमिनिक वर्सेस डमस शेदरी नायडू। इसमें भी यही हुआ था कि एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, उसका एक फ़ोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। तो इसको भी एडवोकेट ने बोला केरला हाई कोर्ट के कि ये इंडिसेंसी है और वुमेन की, तो ये इस चैप्टर में इंक्लूड हो रहा है। तो इसके लिए भी केरला हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में नहीं है। अच्छा, रिसेंटली एक राजकुंद्रा का केस चल रहा है, वो भी इसी एक्ट में है, वो भी इसी एक्ट में फॉल हो रहा है राजकुंद्रा पे, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हुआ था तो इसलिए उस पर आईटी एक्ट भी लग रहा है, उस पर आईटी एक्ट भी लगा हुआ है, आईपीसी के 292, 293 सेक्शंस भी लगे हुए हैं और ये वाला एक्ट भी उसमें फॉलो हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है लेबल। लेबल कोई भी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड या कोई भी ग्राफिक मैटर जो कि चिपकाया गया है या उसके ऊपर दिख रहा है, जो कि एफिक्स है या फिर उसके ऊपर अपीयरिंग हो रहा है। पैकेज, पैकेज में इंक्लूड होगा कोई बॉक्स, कार्टन या टिन या कोई भी कंटेनर जो पैकेज से रिलेटेड है, वो सब इसमें होंगे। पैकेज में बॉक्स भी इंक्लूड हो सकता है, कार्टन, टिन, कंटेनर, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रेस्क्राइब्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो केसेस मैंने आपको बताए वो अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, अवीक सरकार वाला और एंटनी वाला केरला हाई कोर्ट वाला केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। एडवर्टाइजमेंट डेफिनेशन थी 2A में एंड इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन थी 2C में। तो इनको प्रोहिबिट करने वाले सारे वो इसमें सेक्शन 3 में आएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि नो पर्सन, पहली बात तो नो पर्सन बोला हुआ है, तो इसमें क्या मेन और वुमेन दोनों आएंगे? जी हाँ, इसमें मेन और वुमेन दोनों आएंगे, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन आप आईपीसी में भी देख सकते हैं, इसमें मेन और वुमेन दोनों आते हैं। नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश, ना तो वो पब्लिश करेगा ना ही किसी से पब्लिश करवाएगा। और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन, ना ही इस टाइप के किसी पब्लिकेशन या एग्जीबिशन में वो पार्ट करेगा। एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन टाइप का कोई भी कंटेंट है जो इनसे रिलेटेड है, उनको एडवर्टाइजमेंट को, उनको जो भी सारे एडवर्टाइजमेंट हैं उनको प्रोहिबिट करता है ये सेक्शन। नो पर्सन, ठीक है, नो पर्सन, मेन और वुमेन दोनों आएंगे इसमें। सेक्शन 4 है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पम्पलेट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये भी वही सेम है, बस सेक्शन 3 प्रोहिबिट कर रहा था एडवर्टाइजमेंट को जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को कंटेन कर रहे थे। इसी तरह सेक्शन 4 है वो प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन और सेंडिंग किसी भी बुक, पम्पलेट या इसी टाइप के और रिटर्न जो होते हैं उनको कंटेन करता है जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, उन सबको प्रोहिबिट करता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में ही राजकुंद्रा का केस चल रहा है, पर उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया था तो उस पर आईटी के एक्ट के भी कुछ सेक्शन लगे हुए हैं। तो इसमें भी वही नो पर्सन, मेन और वुमेन दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस
ना तो वो सेल करेगा इस टाइप की जिसमें इंडिसेंसी हो रही हो वुमेन्स की, ना लेट टू हायर, ना भाड़े पर देगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना सर्कुलेट करेगा, और ना ही किसी को सेंड करेगा बाय पोस्ट। किस किस को? ना कोई बुक हो, कोई भी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर जो कि इंडिसेंसी दिखा रही हो वुमेन के खिलाफ। ठीक है, इसमें लेकिन प्रोहिबिटेड बताया गया है, प्रोवाइडेड कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस किस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, कोई भी बुक, पम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग जो भी हैं, अगर वो सब पब्लिकेशन है जिनके लिए प्रूव हो चुका है, विच इज़ प्रूव टू बी जस्टिफाइड कि भाई ये पब्लिक गुड के लिए हैं, तथा जो इसका ग्राउंड है वो इंटरेस्ट में है साइंस के, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर सब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। तो इनके इंटरेस्ट में यदि कुछ बात कही गई है, पब्लिक गुड के लिए कुछ पब्लिश किया हुआ है, उनके लिए सेल किया गया है कुछ भी, तो वो सब इसमें सेक्शन 4 में नहीं आएंगे। जो ये अविक सरकार वाला केस है और जो ये केरला हाई कोर्ट वाला केस है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने और केरला हाई कोर्ट ने कहा है वो इसी सेक्शन 4 के उस पर कहा है कि ये जो दोनों हैं जिसमें अविक सरकार में जो फ़ोटो थी वो वाली और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर की फ़ोटो थी वो दोनों किसी और पर्पस के लिए छापी गई है और पर्पस के लिए पब्लिश की गई है, इसलिए ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं है। अच्छा, इसमें प्रोवाइडेड में एक सेकंड और पॉइंट दे रखा है, वो दे रखा है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन वो भी इसमें सेक्शन 4 में नहीं आएगा यदि एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट, वो इसमें नहीं आएगा, और कोई भी टेम्पल और कोई कार जो यूज्ड होती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए कोई रथ यूज़ हो रहा है वो इसमें नहीं आएगा, ना ही कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इसमें आएगा। फिफ्थ है पावर टू एंटर एंड सर्च। ये पावर दी गई है एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी जो गेजेटेड ऑफिसर है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, उसको ये पावर है कि वो एंटर कर सकता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे लगता है कि इंडिसेंसी से रिलेटेड कोई भी सामान उसे मिल सकता है, वहाँ वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, तलाशी ले सकता है। अगर उसे ये सामान मिलता है, कोई बुक पम्पलेट जिससे इंडिसेंसी हो रही हो वुमेन की, वो उनको सीज भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी बुक पम्पलेट पेपर हो, उन सबको सीज कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी रिकॉर्ड की, डॉक्यूमेंट की, यदि उसे लगता है कि ये इंडिसेंसी है तो वो इनको भी सीज कर सकता है। पर इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस। किसी प्राइवेट घर में, प्राइवेट निवास गृह में पर एंटर नहीं कर सकता है विदाउट अ वारंट। ठीक है, विदाउट अ वारंट ये जो ऑफिसर है वो, कोई भी आदमी ऑफिसर हो या कोई भी आदमी विदाउट अ वारंट प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में एंटर नहीं कर सकता है। सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं सर्च से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड, तलाशी से रिलेटेड, वो सब इस पर एप्लीकेबल होंगे। जो सेक्शन 94 है सीआरपीसी का वो उसी तरह से इस पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है पेनल्टी। तो कोई भी पर्सन यदि इस एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इनके अगेंस्ट जाता है, कोई भी पर्सन यदि इस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अगेंस्ट जाता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। वो क्या होगी? वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट, जो कि होगा 2 ईयर तक। ठीक है, अगर फर्स्ट बार वो कन्विक्ट होता है तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो होगा 2 ईयर तक और जो फाइन है वो होगा 2000 रुपीज़ तक। लेकिन सेकेंड बार या फिर सब्सिक्वेंट
कन्विक्शन होता है उसका, तो फिर जो इम्प्रिजनमेंट है वो नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, वो 5 ईयर तक पनिशेबल होगा और 6 मंथ से कम नहीं होगा। अगर वो दोबारा या फिर बार बार वो यही कन्विक्ट होता है इसी मैटर से, तो उस पर मिनिमम 6 मंथ और जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर तक पनिशेबल होगा। और जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 10,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख रुपीज़ तक हो सकेगा। ऑफेंस बाय कंपनीज, सेक्शन 7 है ऑफेंस बाय कंपनीज। इसमें ये है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि कोई ऑफेंस है जो कि कंपनी के द्वारा किया गया है, तो जब ये ऑफेंस किया गया था, जब कमिटेड हुआ था, तो जो इसका इंचार्ज था वो और जो रेस्पॉन्सिबल था कंपनी के सारे जो काम के लिए रेस्पॉन्सिबल था, जो इंचार्ज था, वो भी पनिशेबल होगा, वो भी गिल्टी के लिए ऑफेंस की गिल्टी में आएगा जिस तरह से कंपनी आती। कंपनी और जो इंचार्ज है, रेस्पॉन्सिबल है, वो सेम पनिशेबल होंगे। ठीक है, दोनों पर सेम ही प्रोसीडिंग चलेंगी दोनों के अगेंस्ट। लेकिन यदि कोई पर्सन जो कि बोले कि मैंने तो मेरा फुल इसको रोकने के लिए सब कुछ काम किया था कि ये अच्छे से रुक जाए, ये ऑफेंस ना हो, या फिर उसकी नॉलेज में ही नहीं था कि ऐसा ऑफेंस हो रहा है, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो फिर उस पर चार्ज नहीं लगेगा। नहीं तो कंपनी और ये जो इंचार्ज है वो सेम पनिशेबल होंगे, इन सेम ही गिल्टी, जो ऑफेंस की जो गिल्टी है वो दोनों पर सेम होगी, दोनों सेम पनिशमेंट के हकदार होंगे। सेक्शन 8 है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बिलेबल। सेक्शन से ही पता चल रहा है तो कि जो ऑफेंस है इस एक्ट में वो सब कॉग्निजेबल है और बिलेबल है। सेक्शन 9 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। जो ये ऑफिसर है या अगर वो गुड फेथ में कोई काम करते हैं तो उन पर कोई भी केस नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर हैं, यदि वो गुड फेथ में काम करते हैं तो उन पर कोई भी केस नहीं चलेगा। सेक्शन 10 है पावर टू मेक रूल्स। ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बस ये एक्ट इतना सही था, छोटा सा एक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। ज़रूर से ज़रूर इसमें मेंस में 1 क्वेश्चन आपको मिलता है, तो गाइस इस एक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको 2 केस बताए थे, अविक सरकार वाला और एक केरला हाई कोर्ट वाला, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड, तो ये 2 केस आपको ज़रूर से ज़रूर लिखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।